अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समी है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो ये है जिसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर को और डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम करेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा आउटपुट के ऊपर उसको देखेंगे। ये एक सर्किट है जिसमें एक ट्रांसफार्मर है, एक एसी सोर्स है, एक डायोड है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। अगर हम इस कैपेसिटर को निकाल दें तो ये जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, ये उसका जो इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, ये एग्जैक्ट वही सर्किट है। लेकिन आज हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है। इसके अंदर हमने एक कैपेसिटर अक्रॉस द रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा आउटपुट के ऊपर, क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसको आज हम स्टडी करेंगे। पहले तो हमें कैपेसिटर को देखेंगे, बेसिक्स इसकी देखेंगे। कैपेसिटर जो है वो आपकी टू मेटल प्लेट्स हैं पैरेलल, उसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक सैरामिक होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, या ना हो तो एयर और वैक्यूम भी आप ले सकते हैं। ये दो मेटल पैरेलल प्लेट्स हैं, ये आपकी कैपेसिटर है। अब हमने अगर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हमने दो प्लेट्स कनेक्ट कर दी कैपेसिटर की, तो ये क्या होगा, क्या ये दोनों प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी, इनमें चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, चार्जिंग का प्रोसेस अकर करेगा। पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी जो है ये क्या करेगी, इसके जो मेटल प्लेट है इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इससे कंबाइन कर देंगे पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से, और नेगेटिव प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी वाली प्लेट जो है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो दोनों पे ये ये प्लेट्स चार्ज होती रहेंगी, इन पे चार्ज एक्यूमुलेशन होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब बैटरी का जो वोल्टेज है वो इक्वल ना हो जाए जो मेटल प्लेट्स हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है। लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट्स हैं, जब तक इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस 5 वोल्ट्स नहीं हो जाते, यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहेंगे। पॉजिटिव प्लेट के साथ जो प्लेट कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव प्लेट के साथ जो प्लेट कनेक्ट है कैपेसिटर की उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चार्जिंग होती रहेगी। चार्ज एक्यूमुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स। तो जितना ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे दोनों प्लेट्स के ऊपर, उतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन होगी, उतने ज्यादा चार्जेस आएंगे। 5 वोल्ट है, जो चार्ज आया, अब 6 वोल्ट पे से ज्यादा चार्ज आएगा। अब Q is directly proportional to voltage across the capacitor. Q is the charge accumulation, V is the voltage across the capacitor. Q is equal to CV. C is the capacitance. Capacitance को हम देखेंगे डेल्टा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास करंट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस आपको करंट के इक्वल होता है। तो करंट की जो इक्वेशन आई, I is equal to C डेल्टा V डेल्टा D। अच्छा, कैपेसिटर्स जो होते हैं वो डीसी पे कोई उनमें करंट फ्लो नहीं होता, वो ओपन सर्किट बिहेव करता है। लेकिन जब ये चेंज आता है 0 से 5 वोल्ट्स, जब भी इसमें कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, सही है। अब जब आपने 0 से 5 वोल्ट्स आपने बैटरी जैसी कनेक्ट की, 0 से 5 वोल्ट्स पे जब वोल्टेज गया, तो यहाँ जो इंस्टेंटली चेंज आया वोल्टेज डीसी का, उसमें सिर्फ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होगी। उस टाइम मोमेंट पे करंट फ्लो होगा, लेकिन उसके बाद या पहले उसके बाद करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीसी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, डीसी वोल्ट्स है, ऑल द टाइम 5 वोल्ट्स रह रहे हैं, तो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, डेरिवेटिव 0 आएगा। जब उस इंस्टेंट पे जब आपने बैटरी कनेक्ट की, उस इंस्टेंट पे सिर्फ करंट फ्लो होगा। उस इंस्टेंट पे चार्जिंग एक्यूमुलेट हो जाएंगे, प्लेट्स की चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगी प्लेट्स के ऊपर। और कब तक होगी? जब तक प्लेट्स का वोल्टेज और जो बैटरी का वोल्टेज है वो सेम ना हो जाए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर वोल्टेजेस जो है आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म हो गए। यहाँ 5 वोल्ट था, यहाँ भी 5 वोल्ट आ गया। कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर कर लिया एनर्जी, और वोल्टेज जो बैटरी का था वो प्लेट्स में भी ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्किट है इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या है, एसी सोर्स है। एसी सोर्स मतलब आपके जो घरों में जो आपके एसी सिग्नल्स, एसी वोल्टेज आ रहे होते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा होता है 220 वोल्ट्स, VRMS जो होती है वो है ये। फिर आपने क्या कर दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज है, इसको हमने 12 वोल्ट्स पे VRMS पे कन्वर्ट कर दिया।
इसको स्टेप डाउन कर दिया, फिर एक रजिस्टर एक कैपेसिटर है। अब ये एक सर्किट है, ये एक सिग्नल है जो इनपुट सिग्नल है जो आपने अपने सर्किट को देना है। ये ऑल्टरनेटिंग है, इसमें पॉजिटिव साइकिल भी है नेगेटिव साइकिल भी है। ये आप इस सर्किट को एज अ इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आप ऐसा इनपुट सिग्नल आप अपने सर्किट को प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। होगा ये, अगर इसकी VRMS 12 वोल्ट है तो इसका जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज होगा वो 17 वोल्ट होगा, क्योंकि VRMS इज इक्वल टू V पीक डिवाइड बाय √2 होता है। तो √2 को जब आप 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 वोल्ट आंसर आएगा, तो V पीक इज 17, ठीक है। तो होगा ये 0 से लेकर 17 तक जब वोल्टेज राइज कर रहा है तो ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइज्ड है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज कैथोड जो है वो नेगेटिव से एनोड पॉजिटिव से है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है। और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता रहेगा। क्यों चार्ज होता रहेगा, क्योंकि ये इसका वोल्टेज चेंज आ रहा है, वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है, तो करंट फ्लो होता रहेगा और आई में करंट इसमें क्या होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां से यहां तक 0 से 17 तक कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता रहेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही 17 से ड्रॉप करेगा वोल्टेज, अब यहां पर 17 है, अब क्या हुआ 17 से 16.9 हो गया, लेट सपोज वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहां पर 17 वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हो चुका है, सही है। अब यहां पर जो इनपुट आ रहा है वो 16.9 आ रहा है, तो ये डायोड क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइस हो जाएगी। अब ये आइसोलेट हो जाएगी, ये क्यों, क्योंकि रिवर्स में अब इस सर्किट का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा ड्यूरिंग रिवर्स बाइस कंडीशन, डायोड एज ओपन सर्किट बिहेव करेगी। तो ये अब क्या होगा इस टाइम पे, लेकिन कैपेसिटर के पास चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, यहां पर 17 वोल्ट्स आ चुके हैं, तो ये क्या होगा, ये इस टाइम डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, ये डायोड कब तक रिवर्स बाइस रहेगी, जब तक यहां 17 है, लेट्स सपोज 17 है, 17 या 16.8 ले लें, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद वोल्टेज थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो जब तक 16.8 या 16.9 से हायर वोल्टेज नहीं आ जाता, दोबारा अगेन 17 वोल्ट अगर आएगा तो फिर ये दोबारा चार्ज होगा। अदरवाइज उस इंटरवल के ऊपर जब तक वो वोल्टेज नहीं रीच करता, अगेन पीक वोल्टेज नहीं आती, तो ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो है ये पीक, तो ये 17 वोल्ट्स है, 17 वोल्ट्स के बाद ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और ये कब तक डिस्चार्ज होगा, पीक टू पीक जो है डिस्चार्ज होगा। ये पीक टू पीक का जो इंटरवल है, इस टाइम पे ये डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होना स्लो होगा, हायर स्लो होगा, रैपिडली डिस्चार्ज होगा, हम इसको देखेंगे किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है इसकी डिस्चार्जिंग। लेकिन क्योंकि ये होगा तो डिस्चार्ज, अब इसको हम देखते हैं। तो ये आपका कैपेसिटेंस है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो इक्वल होता है R मल्टीप्लाई बाय C, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय R। अगर जितना RC की वैल्यू ग्रेटर होगी, जितना RC का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, उतना ही आपकी जो डिस्चार्जिंग है वो स्लो होगी, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज स्लोली इफ RC इज वेरी ग्रेटर। लेट्स सपोज R आपका 10 किलो ओम है, ये वाला R, और आपका C जो कैपेसिटेंस है वो 100 माइक्रोफैरेड है, ये 100 माइक्रोफैरेड है। तो और TRC तो कितना, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 सेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट कितना इक्वल आ गया, 1 सेकेंड के। अब इस यहां से लेकर यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है, इस पीक से लेकर इस पीक का टाइम इंटरवल कितना, इस वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा वही पीक टू पीक का जो इंटरवल टाइम होगा वही होगा, ठीक है। क्योंकि दो सेम पॉइंट्स का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये टाइम पीरियड कितना है इसका, लेट सपोज ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है हमारे घर में, तो 50 हर्ट्ज से 1 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड। तो TAC जो टाइम पीरियड है वो 20 मिली सेकेंड आएगा। अब देखें 1S TRC 1 सेकेंड जो है वो बहुत ज्यादा है 20 मिली सेकेंड से, ठीक है। तो द कैपेसिटर डिस्चार्ज ओनली टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इट्स चार्जेस। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका TRC टाइम कांस्टेंट बहुत ग्रेटर है TAC टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म से, तो इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर
तो आपका कैपेसिटर बहुत स्लोली डिस्चार्ज होता है। अब वोल्टेज का क्या होता है, लेट सपोज यहाँ 17 वोल्ट था, अब ये कितना डिस्चार्ज हुआ, क्या वोल्टेज आएगा, एक पीक अगेन चार्जिंग से पहले कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको हम देखेंगे। बी पीक एक्सपोनेंशियल माइनस टीएसी आरसी, ये आपका फॉर्मूला है। बी पीक आपकी 17 है, एक्सपोनेंशियल माइनस 0.02 डिवाइड बाय 1, आरसी आपका 1 सेकेंड आएगा। टीएसी आपका, टीएसी इज द टाइम पीरियड ऑफ द एसी सिग्नल, वो आपका है 20 मिली सेकेंड। तो आंसर आ रहा है आपका VT 16.97। तो पूरे इंटरवल में जो वोल्टेज है वो जो वोल्टेज होगा यहाँ पर वो होगा 16.97। तो मतलब ये है दैट मीन्स द कैपेसिटर हैज लॉस्ट ओनली 0.03 वोल्ट्स ऑन दैट इंटरवल, अ वेरी स्लो डिस्चार्ज। इसका मतलब ये है कि 0.03 जो है वही वोल्टेज ड्रॉप आया है इस पूरे इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब जब इस इंटरवल में इतना ड्रॉप आ गया, लेट्स सपोज 16.97 वोल्ट्स इसका ड्रॉप आया ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब फिर दोबारा आपके पास वेव आ गई, सही है, फिर ये चार्ज होना शुरू हो गया, फिर दोबारा चार्ज होना शुरू हो गया। तो चार्ज 16.97 से अब कितने हैं, 17 वोल्ट्स, तो दोबारा चार्जिंग इसकी होना शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है। तो एक इंटरवल में, इतना इंटरवल में कितना ड्रॉप आया, 0.03 का। तो जब भी ये बिल्कुल 17 से 0.03 इतना डिफरेंस है, इसका मतलब ये 17 और 16.93 ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई बन गई आपकी। ये आपने एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। ये यहाँ 17 से लेकर 16.97 में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो जो डिस्चार्जिंग हुई बहुत स्लो डिस्चार्जिंग हुई, जिसकी वजह से 16.97 आपका वोल्टेज लेवल रहा, और जो ड्रॉप आया वो 0.03 का ड्रॉप आया, 0.03 का ड्रॉप आया। तो डिस्चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग के बाद जो ड्रॉप वोल्टेज में कमी आई वो सिर्फ 0.03 की आई, इसकी वजह से आपका ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन गया। ये फॉर्मूला VT इक्वल टू VP E माइनस टाइम पीरियड AC डिवाइड बाय TRC, ये आपको बता रहा है कि इस टाइम के बाद कितना वोल्टेज होगा। तो आपको जो भी RC की वैल्यू आप रख लें, इसके अंदर जो भी आपको रखनी है, लेट्स सपोज ये जितनी ज्यादा आपको बताया कि RC ग्रेटर होगा उतना डिस्चार्ज स्लोली होगा। RC अगर वैल्यू कम होगी तो ये बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप आएगा। ठीक है, अगर आप RC की वैल्यू 0.5 किलो ओम्स रख लें और इसकी 1 माइक्रोफैरेड रख लें, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो अच्छा, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा गिर जाएगा और ड्रॉप और डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, फिर यहाँ पर रिपल्स बनेंगे, उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी। लेकिन जितनी ज्यादा RC की वैल्यू होगी उतनी ये आउटपुट आपका स्टेडी होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, तो hope you like this video, understand the topic, understand the concept of power supplies, that how to convert AC signal into DC signal। आपने AC को using capacitor DC में convert कर दिया। Okay, thank you so much. Hope you like this video. Don't forget to subscribe and like my channel.